दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बड़ा अग्निकांड हुआ है। आज सुबह मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक आज सुबह 8:50 पर लगी थी। कुछ देर बाद आग 6 मंजिला फ्लोरिश स्टे होम तक फैल गई। इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोगों को बचाया जा चुका है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में कुछ लोग विदेशी भी बताए जा रहे हैं। जान बचाने के लिए कई लोग इमारत से भी कूद गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, साथ ही आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मालवीय नगर अग्निकांड में आखिर क्या हुआ और अभी फिलहाल क्या अपडेट है, बता रहे संवाददाता अमित पांडे। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की जो घटना हुई है, अब कार्रवाइयों का भी दौर शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है। होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जो बिल्डिंग है उसमें सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अनसेफ बिल्डिंग है इस इलाके में। और अगर आप ये तस्वीरें देखें तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे जो है संबंधित एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ये जो दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम है, इस पूरी बिल्डिंग का ये सर्वे कर रही है जहां पर आग लगी थी, ताकि इसकी हाइट क्या थी और किन किन पैमानों पर ये बिल्डिंग बनी थी। साथ ही फायर डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है। दिल्ली पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है और अलग अलग एजेंसियां इसमें जांच कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश यहां पर शुरू हो गई है। फिलहाल अभी 21 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोग वेंटिलेटर में हैं, कई लोगों की हालत गंभीर है। तो अंदाजा ये जताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो हुआ पूरा हादसा और हादसे के बाद क्या कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारी नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो एजेंसियां कर क्या रही थी, किन परिस्थितियों में ऐसे जो मौत के कुएं के गेस्ट हाउस को बनने दिया गया, और जब ये बन गया तो क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में सबको देना होगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात तो तय है, इस घटना ने सारे दिल्ली और सारे भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया है कि कैसे वीआईपी अति सुरक्षित इलाके में भी जब नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हो तो ऐसी दर्दनाक बड़ी घटना हो सकती है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि इस हादसे में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध इमारतों को सील किया जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है, ना कागजात है। विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है। हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने एटीएफ की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये फंड ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण और नेशनल हाईवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। डिटेल्स के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी बताइए, कैबिनेट की आज की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एयरलाइंस कंपनियों के लिए। दरअसल एयरलाइंस कंपनियां इन दोनों काफी परेशान थी क्योंकि एटीएफ जो है, जो फ्यूल उसमें एयर टरबाइन फ्यूल होता है, उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। तो कई एयरलाइंस कंपनियां अपने फ्लाइट को बंद करना शुरू कर दी थी, ऑपरेशन बंद करने के कगार पर पहुंच गई थी। तो सरकार ने यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी आज कैबिनेट की बैठक में। इसके तहत ये होगा कि एटीएफ की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिससे एयरलाइंस एटीएफ खरीदती हैं, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 75 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा एटीएफ के दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। और दाम बढ़ाने की जरूरत है तो उस दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो नुकसान होगा नहीं बढ़ाने की वजह से उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। ये फंड होगा जिससे जो अंडर रिकवरी है वो उसको भरपाई की जा सके, यानी एटीएफ कम दाम में बेचने से नुकसान होगा उसकी भरपाई की जा सके। और दरअसल ये एयरलाइंस कंपनियों को राहत देने की कोशिश की गई है ताकि एयरलाइंस कंपनियों को ऊंचे एटीएफ ना उठाना पड़े। और इससे यह होगा एयरलाइंस कंपनियों में जो लाखों लोगों को रोजगार मिला वो रोजगार बढ़ता हुआ दिखेगा। हवाई किराए जो बेतहाशा बढ़ रहे थे वो हवाई किराए बेतहाशा बढ़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें दो शर्त है। पहली शर्त, अब तक जो एटीएफ के दाम बढ़ चुके हैं या फिर एटीएफ पे अंडर रिकवरी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई इस फंड से नहीं होगा। अब इस फैसले के नोटिफिकेशन के बाद जो नुकसान होगी उसकी भरपाई यहां पे किया जाएगा। दूसरा कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, बाहर विदेशी एयरलाइंस है, उस पे ये लागू नहीं होगा। हाँ, भारत की एयरलाइंस अगर विदेशी उड़ान के लिए एटीएफ ले रही है तब उस पे लागू जरूर होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली एनसीआर के लिए लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में, जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में जितने भी पुराने बस हैं, पुराने ट्रक हैं, उन सबको चरणबद्ध तरीके से उनको बदला जाएगा। उनकी जगह नई बसें लाई जाएंगी, नए ट्रक लाए जाएंगे और उस पर जो खर्चा होगा उस खर्च के लिए सरकार एक खास स्कीम लेकर आई है जिस पर करीब 5,041 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा करीब 25,000 करोड़ रुपए के 4 अलग अलग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी यहां पे दी गई है। मॉनसून की बारिश को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान जताया है। अल नीनो के बढ़ते प्रभाव से मॉनसून की बारिश में कमी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने कंटिजेंसी प्लान के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और फैसलों और मौसम की निगरानी के लिए ग्रुप बनाए हैं। आखिर क्या है सरकार की तैयारी, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। ये साल अल नीनो का साल है। मौसम विभाग ने ऑलरेडी अपना मानसून का अनुमान घटा दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल 90% होगी। तो इसका ये मतलब है कि सूखे की स्थिति भी आ सकती है। तो इसके लिए सरकार ने काफी सारी तैयारी अब ऑलरेडी करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो सरकार ने एक वेदर एंड फसलों के वास्ते ग्रुप बनाया। इसमें कई मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल है जो हर हफ्ते बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि इस वक्त मानसून कहाँ पहुंचा है, कितनी बारिश हो सकती है, फसलों की बुआई का क्या स्टेटस है, बीज का क्या स्टेटस है। तो उसके आधार पर जो किसान हैं उनको अलर्ट भेजे जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि अब आप आपके लिए खेती करने के लिए, बुआई करने के लिए सही समय है, आप बीज लगा सकते हैं। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप आगे इसको लेकर के बढ़े। खासतौर पर 240 जिलों को ऑलरेडी कंटीजेंसी प्लान के अंदर सरकार ने डाल दिया है। उनके लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है क्योंकि वहां पर अगर सूखा पड़ता है तो किस तरह के कदम वहां को उसको लेकर के उठाए जा सकते हैं। तो रिसाइलेंट क्रॉप्स के ऊपर सरकार इस बार ज्यादा जोर दे रही है। नेशनल बीज जो रिजर्व्स है उनको भी बढ़ाया जा रहा है। स्टेट्स के जो बीज भंडार है उनको भी कहा गया है कि आप अपने रिजर्व्स बढ़ाइए। और उसके साथ साथ सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी ऑलरेडी फॉर्म कर लिए। इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी और राज्यों के अधिकारी भी शामिल है। तो किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने थोड़ा सा प्रोडक्शन का अनुमान जरूर घटा दिया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कि अगर सूखा पड़ता है या बारिश कम होती है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। अब आपको बता दें, भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान एडिशनल टैरिफ लगाने का मुद्दा उठाएगा। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए, आखिर एडिशनल टैरिफ का ये जो मुद्दा है, भारत ट्रेड डील के लिए जो चर्चा हो रही है उस दौरान भारत उठाएगा, इस पर क्या डिटेल्स है?
देखिए, दरअसल आज सुबह सुबह ही यूएस की तरफ से यूएस के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में ये कहा कि भारत में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसके आधार पर भारत समेत 60 देशों पर 12.5% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि उनके मानदंड के हिसाब से भारत के जो सामान बन रहे हैं वैसे नहीं है। इसलिए चूंकि हमारे मानदंड के हिसाब से सामान नहीं बन रहे हैं तो वो सामान हमारे यहाँ यूएस की तरफ आएगा तो हम इस पर एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो 54 देश है जिस पर 12.5% टैरिफ लगाया जाएगा। उन 54 देश में भारत भी शामिल है और बाकी 6 देश पे 10% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये जो 54 देश जिसमें भारत शामिल है, जिसमें 12.5% टैरिफ लगाया जाएगा, उसको लेके भारत यहाँ पे बहुत सहमत नहीं दिख रहा है। और ये ऐसे समय पे किया गया है जब यूएस की तरफ से ट्रेड नेगोशिएशन की प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुंचा हुआ है और आज दूसरा दिन है यूएस ट्रेड डील पे बातचीत होने को लेकर के। तो जो उद्योग मंत्रालय कहना हुआ कि अब ट्रेड डील पे जो बातचीत होगी उसमें भारत की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर भारत पर 12.5% की ड्यूटी लगाने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसको कैसे आप डील में शामिल करेंगे या फिर डील से उसको बाहर रखिए। एक तरीके से भारत दबाव डाल सकता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के सामानों पर कोई ड्यूटी न लगाई जाए। ट्रेड डील में जो ड्यूटी की दरें तय हो जाए वही ड्यूटी की दरें स्थायी होनी चाहिए, अतिरिक्त किसी आधार पर कोई ड्यूटी न लगाई जाए। ये भारत की तरफ से मांग रखी जा सकती है और मुझे लगता है कि कल तक ये चूंकि ये ट्रेड डील पर बातचीत होनी है तो इस बातचीत का मुख्य मुद्दा यही रह सकता है कि सेक्शन 301 के तहत जो एडिशनल टैरिफ 12.5% लगाने का प्रस्ताव भारत पर रखा गया है उसको कैसे खत्म किया जाए और ट्रेड डील में जो ड्यूटी है उसी को कैसे बरकरार रखा जाए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक ये बातें थी कि 99% बातें लगभग ट्रेड डील की तय हो चुकी हैं, कुछ बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये डिसीजन आना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और ये प्रस्ताव रखना कि भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया जाए, ये ट्रेड डील की बातों को वहां तक ज्यादा केंद्रित करते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम ने फिर से डराना शुरू कर दिया है, तो आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ रिटर्न्स, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक टूटा तो निफ्टी 78 अंक गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से करीब 2% सुधर कर बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिली है। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। हालांकि फर्स्ट हाफ में बाजार ने मई का लो तोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई और आज की जो रिकवरी थी वो बैंकिंग शेयरों के दम पर आई। काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ जो निफ्टी बैंक है वो 470 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर केवल 77 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो आज निफ्टी आईटी कल का जो हीरो था आज का एक्सीडेंट बना और 5.5% की गिरावट यहां पर सुबह से ही नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट शेयरों से भी बाजार में गिरावट नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें गेनर्स की तो पीएसयू बैंक करीब 2% की तेजी के साथ यहां पर इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी ऑटो में भी निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई और डिफेंस काउंटर में भी आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर हेल्थ केयर सेगमेंट से अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर शामिल थे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई और शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई ने भी आज जो है रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो कल के मुकाबले पिक्चर्स काफी उल्टी पड़ी और यहां पर निफ्टी आईटी के सारे काउंटर्स नजर आए। टीसीएस 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जिनमें आज गिरावट नजर आई। तो ओवरऑल आज जो मार्केट की गिरावट है उसको बैंकिंग शेयरों ने सपोर्ट दिया है और उसके गेनर्स की बात करें तो फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया है। वहीं भारत के शेयर बाजार के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। पहले ताइवान और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, एआई और चिप कंपनियों में जबरदस्त तेजी के दम पर दक्षिण कोरिया अब दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। वहीं भारत की रैंकिंग गिर गई है और ये खिसक कर 7वें स्थान पर आ गई है। इस पर पूरी डिटेल्स बता रही है रक्षा रावत।
इंडियन स्टॉक मार्केट को एक और बड़ा झटका लग गया है। ताइवान पहले भारत से आगे निकला था और अब साउथ कोरिया का मार्केट भी भारतीय मार्केट से ज़्यादा हो गया है, यानी जो मार्केट कैप है उसमें साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ दिया है और अब साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट रैंकिंग में 6 नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन जो भारत है वो 7वें नंबर पर फिसल गया है। और जो ये पूरी तेज़ी है वो AI और चिप कंपनियों में जो तेज़ी आई है उसने लीड किया है और कोस्पी का जो रिटर्न है इस साल धमाकेदार रहा है। अगर साउथ कोरिया के मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर जो उनका मार्केट कैप है वो $5.04 ट्रिलियन के आसपास है और ताइवान का मार्केट कैप जो है वो $5.15 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन भारत का मार्केट कैप अभी भी $5 ट्रिलियन के नीचे है। तो यहाँ पर कोस्पी जो है वो लीड करता हुआ नजर आया साउथ कोरिया की मार्केट को और उन्होंने जो है वो 6 पोजीशन हासिल कर ली है। अगर कोस्पी के रिटर्न की बात करें तो एक साल में यहाँ पर हमें 217% के रिटर्न देखने को मिले हैं, जबकि इस साल अब तक बात करें तो 100% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले हैं। मई के महीने की सिर्फ बात करें तो 28% के धमाकेदार रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर ताइवान के मार्केट के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर एक साल में 120%, इस साल अब तक 60% और मई के महीने में 15% के रिटर्न देखने को मिले हैं। जो ये पूरी पिक्चर है ये दरअसल जो AI है उसने बदली है। AI बूम से जो है वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल रहा है और उससे जो है मार्केट्स को सपोर्ट मिल रहा है। AI सर्वर और डेटा सेंटर की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिससे जो है वो जो लीड कर रही हैं वो है चिप बनाने वाली कंपनियां, वहाँ से ये तेज़ी नज़र आ रही है। सैमसंग और जो ये SK कंपनी है ये सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां बन गई हैं दुनिया की। ये AI मेमोरी चिप बनाती हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिससे साउथ कोरिया के मार्केट को बूस्ट मिला है। अगर कोस्पी के गेनर्स की बात की जाए इस साल के तो यहाँ पर सैमसंग का जो रिटर्न है वो 600% से ज़्यादा कर रहा है और उसके अलावा जो सारी कंपनियां हैं उन सब के रिटर्न 350% से ज़्यादा के रहे हैं। ईडी ने रेलिगेयर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व प्रमोटर्स पर शिकंजा कसा है। ईडी के विशेष कोर्ट ने पूर्व कार्यकारी चेयरपर्सन रश्मि सलूजा समेत 5 लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता शंकर आनंद। रश्मि सलूजा समेत 4 अन्य आरोपियों को ईडी की विशेष कोर्ट ने समन भेजा है और उन्हें कोर्ट बुलाया है। कोर्ट में 11 जून को मुंबई स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश होना होगा। दरअसल अगर मामले की बात करें तो रेलिगेयर इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, इसी मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट दायर किया गया था और उसी चार्जशीट में रश्मि सलूजा का भी नाम था। इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो चार जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था ये बेहद गंभीर मामला था और इसी मामले में उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ महीनों पहले चार्जशीट दायर किया गया था। जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश किया गया, तफ्तीश का दायरा बढ़ा और कई लोगों का बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर चार्जशीट फाइल किया गया था और 5 आरोपियों को शुरुआती तौर पर आरोपी बनाया गया था। कोर्ट के द्वारा अब इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया गया है और संज्ञान लेने के बाद कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि इन 5 आरोपियों को 11 जून को कोर्ट की कार्रवाई के सामने खड़ा होना होगा और उस दिन बाकायदा उनके जमानत से जुड़े हुए तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो भी करना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रश्मि सलूजा समेत जो 4 अन्य आरोपी जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें आरोपी बनाया गया था, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया को चेताया है। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को भविष्य में निवेश करने की नसीहत दी है। उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए क्या कुछ कहा है और इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। उदय कोटक ने साफ साफ नसीहत दी है इंडिया इंक को कि भाई साहब IPL खत्म हो गया, अब तो कम से कम काम पे फोकस कर लो। और उनकी इस बात में कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने गूगल का एग्जांपल दिया। गूगल जैसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी इतना कैश है, सरप्लस है कैश, उसके बावजूद वो
कैश रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो $160 बिलियन का प्रॉफिट कमाती है और जिसका $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया इंक का मार्केट कैप है, उसके बावजूद वो कैपिटल रेज कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें इन कंपनियों की ग्रोथ क्या शानदार रही हैं। और अगर आप यूएस को छोड़ भी दें, वैसे अगर आप इवन आउटसाइड यूएस भी देखेंगे तो अब जैसे कोरिया है, ताइवान है, देखिए किस तरीके की मार्केट कैप्स हो गई है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर शायद थोड़ी सी एक एनिमल स्पिरिट मिसिंग है, ये शायद उदय कोटक जी को लग रहा है। इसीलिए उन्होंने इंडिया को कहा है कि थोड़ा फोकस करिए अब काम पर। आईपीएल खत्म हो चुका है, एंटरटेनमेंट ओवर, काम पर फोकस करिए। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल खुलने के दूसरे दिन भी छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद सीबीएसई ने सेशन टाइम लिमिट बढ़ा दी है। दूसरे दिन अब तक कितने छात्रों ने आवेदन किया है और क्या है ताजा अपडेट, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल को खुले हुए आज भी दूसरा दिन था और आज भी हैवी ट्रैफिक इसमें देखने को मिली। जो जानकारी सीबीएसई की तरफ से दी गई है, आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 44,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए, जिसमें कि री इवैल्यूएशन के लिए लगभग 39,000 थे और वेरिफिकेशन के लिए लगभग 5,000 एप्लीकेशंस दिए गए थे। इसके बावजूद जो है आवेदन प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, लेकिन कई छात्रों ने कई सारी शिकायतें दर्ज की हैं सोशल मीडिया पर और बाकी चैनल्स के जरिए। उन्होंने कहा है कि जैसे कि ब्लैंक स्क्रीन का आ जाना एक बड़ी शिकायत छात्रों की तरफ से दी गई। साथ ही ऑटो लॉग आउट कई छात्रों का जो है सेशन के बीच में हो जा रहा है, उसकी भी शिकायत दी जाएगी। कई छात्रों ने डिस्प्ले संबंधी शिकायतों को भी दर्ज किया है और इन शिकायतों को देखने के बाद सीबीएसई ने पोर्टल की जो सेशन टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि छात्रों को इस पूरे प्रोसेस में अब ज़्यादा समय मिलेगा। साथ ही एक और मुद्दा पेमेंट को लेकर था, जिसको लेकर सीबीएसई ने सफाई दी है। सीबीएसई ने कहा है कि हालांकि 4 बैंक जो है वो पेमेंट गेटवेज है, लेकिन इसके लिए उन बैंकों में खाता होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड के जरिए ये पेमेंट किया जा सकता है। और साथ ही जो सीबीएसई का कहना था कि जो छात्रों की शिकायतें हैं उनको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और इस पोर्टल को सुचारू रूप से जो चलता रहे, इसके लिए भी जिस विशेष टीम जो है पूरी इसकी निगरानी कर रही है। अब आपको बता दें, डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज शिव कुमार ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शिव कुमार और नई कैबिनेट के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मशहूर यूट्यूब ट्यूटर खान सर के पटना स्थित कोचिंग संस्थान पर हमला मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर को हिरासत में लिया है। डायरेक्टर रोशन समेत 3 आरोपी हिरासत में हैं। खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग पर हमले का आरोप लगाया था। मसलपुर हाट स्थित कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। जख्मी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज कराया जा रहा है। तोड़फोड़ और फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस वारदात स्थल पर पहुंच गई। जाते जाते आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। अल नीनो के चलते इस साल मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की संभावना, बारिश का जो परसेंटेज है वो काफी कम होने वाला है। तो आज कंज्यूमर अड्डा पर इसी पर चर्चा करेंगे। अल नीनो का जोर, मॉनसून कमजोर। जरूर जुड़िएगा शाम 5:57 पर।